नमस्कार दोस्तों, यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो आज का ये वीडियो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो एक बुजुर्ग व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं, आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो आप आज हैं वो कल नहीं होंगे। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीख बुजुर्गों के लिए बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन कौन से प्रावधान लागू कर रखे हैं और किस तरीके की चेतावनी सीनियर सिटीजन के लिए दी गई है, किस तरीके की बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के लिए कही है कि वो जीवन में कभी भी इन गलतियों को ना करे, या कौन सी गलती एक बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी चेतावनी है, सभी बुजुर्ग ध्यान दें और इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं अश्मित हनुमान, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके लिए कानूनी जानकारी लेकर के आता हूँ। यदि आप इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन, सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। यदि आप किसी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, बिल्कुल मुफ्त में कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। पूरी अपनी कानूनी समस्या को विस्तार से लिख करके भेजें, मैं बहुत ही जल्द उसका उत्तर आपको दूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरीके से बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या बातें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कही है जो उन्हें ध्यान देने योग्य है, जिनको भूलने पर उनका जीवन नर्क बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अपने अधिकारों को कमज़ोर समझना, कानून की ताकत को ना समझना एक बुजुर्ग व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती होती है। यदि आप अपने अधिकारों को सही तरीके से नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते कि संविधान ने, भारतीय कानून ने आपको किस प्रकार के अधिकार दे रखे हैं। जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो वो अपने जीवन के अंतिम दौर में होता है और उसकी रक्षा करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करना उसके बच्चों की जिम्मेदारी होती है। और ये केवल कानूनी रूप से जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नैतिक भी एक कर्तव्य बनता है कि बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करें, उनकी केयर करें। लेकिन यदि बच्चे अपने माता पिता की केयर नहीं करते, अपने बुजुर्ग माता पिता को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। कई सारे व्यक्ति इतने समर्थ होते हैं कि वो बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आश्रम तक बनवा सकते हैं, लेकिन वो अपने ही माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। अपने अधिकारों को कमज़ोर समझना आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। आपके मूल रूप से 3 मुख्य अधिकार होते हैं। 3 ऐसे आपके अधिकार हैं जो बच्चों की बुद्धि को सही कर सकते हैं। जो बच्चे आपके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट कर रहे हैं, जिन बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। सबसे पहली बात है, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है संपत्ति वापस लेने का अधिकार। आप संपत्ति अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 में ये बताया गया है कि यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बच्चों को अपनी संपत्ति को इस एवज में दिया था, इस आधार पर दिया था कि बच्चे उसकी देखभाल करेंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि माता पिता अपने पूरे जीवन की कमाई अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। वो किस मंशा से करते हैं? वो ये सोच करके करते हैं कि बच्चा उनकी केयर करेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा, जो उनकी आम ज़रूरतें हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, इन सभी को उठाएगा। और ये सोच करके बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन की सारी संपत्ति जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में इकट्ठा की है, अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। लेकिन फिर वही बच्चा आपके साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है। तो ऐसे में कानून में ये प्रावधान जोड़ना स्वाभाविक हो जाता है कि बुजुर्ग अपने बच्चों से संपत्ति वापस ले सके। और इसीलिए सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 में, जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, उसकी धारा 23 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि आप या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपने द्वारा दी गई संपत्ति को वापस ले सकता है। ये आपका सबसे पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। आपके दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार की यदि मैं बात करूँ तो होता है मेंटेनेंस लेने का अधिकार, गुजारा भत्ता लेने का अधिकार। प्रत्येक बुजुर्ग को ये अधिकार है कि वो अपने बच्चों से गुजारा भत्ता ले सके, जिससे वो अपनी आम ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो उसकी बेसिक नीड्स होती है। और यदि बच्चे आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, बच्चे आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। जो बच्चों की नैतिक जिम्मेदारी है, यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं, तो बुजुर्गों के पास ये कानूनी हथियार है कि वो उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है कि आप एसडीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन देंगे और बच्चों को सबक सिखाने के लिए ये कहेंगे कि उन्हें मेंटेनेंस दिया जाए। जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको मेंटेनेंस उनके बच्चों से दिलाया जाए।
आप उसमें ग्राउंड्स लिखेंगे कि आपके क्या क्या खर्चे हैं, आपकी आम ज़रूरतें कितनी है, आप कहाँ पर रहते हैं, उसका किराया कितना है, खाने पीने का कितना खर्चा होता है, कितना मेंटेनेंस आपके बच्चों से आपको दिलाया जाए। आमतौर पर एक सीनियर सिटीजन को अधिकतम 10,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस उसके बच्चे या उसके उत्तराधिकारी से दिलाया जा सकता है। यहीं पर यह सवाल आता है कि यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के कोई संतान नहीं है, कोई उसका बेटा या बेटी नहीं है, तो क्या उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? तो उस व्यक्ति को बिल्कुल मेंटेनेंस मिलेगा, क्योंकि मेंटेनेंस उस व्यक्ति को देने का अधिकार फिर उस व्यक्ति का होगा जो उसका उत्तराधिकारी होता है। जो व्यक्ति आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का अधिकार रखता है, उसी व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो आपकी देखभाल करे, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे। तो आप ऐसे बच्चे से मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, ऐसे उत्तराधिकारी से मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कवर होता है कि यदि किसी के कोई संतान नहीं है तो वो व्यक्ति भी मेंटेनेंस ले सकता है। वो उस व्यक्ति से लेगा जो उसका उत्तराधिकारी होता है। ये आपका दूसरा और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। तीसरा आपका है प्राथमिकता लेना, राइट टू प्रायोरिटी। यदि आप किसी भी विभाग में जाते हैं, आप बिजली का बिल जमा करने जाते हैं, आप बैंक में जाते हैं, आप टैक्स जमा करने के लिए जाते हैं, यदि आप संबंधित किसी भी विभाग में जा रहे हैं, किसी भी कार्यालय में जा रहे हैं, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये आपका अधिकार है राइट टू प्रायोरिटी की यदि वहाँ पर कितनी ही भीड़ हो, यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो उसको प्राथमिकता दी जाए ताकि उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो आपके पास प्राथमिकता का अधिकार है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और आपके 3 अधिकार थे, जिसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें कभी भी कानून को कमज़ोर नहीं समझना है। यदि आप अपने अधिकारों को नहीं जान रहे हैं और उसके बाद आप ये आरोप लगा रहे हैं कि न्यायालय कुछ नहीं करता, तो ये आपकी नादानी है। आप इस बात को नहीं जानते, आप अनजाने में ऐसा कह रहे हैं। यदि आप अपने अधिकारों को जानें, अपने अधिकारों को सही प्रकार से समझें, तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि कोर्ट के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। तो ये सबसे पहली बात थी जिसमें आपने जाना कि हमें कानून को कमज़ोर नहीं समझना है, अपने अधिकारों को जानना है। और दूसरी चेतावनी वरिष्ठ नागरिकों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये दी है कि वो मरने से पहले अपने ज़रूरी कार्यों को कर ले। जो कार्य उसे नैतिक रूप से कर लेने चाहिए, जो कार्य उसे कानूनी रूप से कर लेने चाहिए, वो व्यक्ति उन कार्यों को कर ले ताकि उसके परिवार को परेशान होना ना पड़े। सबसे पहली बात है संपत्ति का वितरण। संपत्ति का वितरण तय करना कि आपकी संपत्ति आपके मरने के बाद किस तरीके से आपके वारिसों में बांटी जाएगी। यदि आप इसका ब्यौरा पहले ही दे देते हैं, आप इसकी डिटेल पहले दे देते हैं, तो फिर संपत्ति के वितरण में कोई समस्या नहीं होती। जैसा कि आपको पता है कि संपत्ति विवाद इतने ज़्यादा है, वरिष्ठ नागरिकों को कई सालों तक कोर्ट में भटकना पड़ता है, या जो उनके बच्चे होते हैं फिर वो कई सालों तक कोर्ट में भटकते हैं अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद। संपत्ति में डिस्प्यूट इतने ज़्यादा होते हैं, भाई भाई में संपत्ति को लेकर के विवाद होता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में ऐसा ना हो, तो ये महत्वपूर्ण है कि आप संपत्ति का वितरण सुनिश्चित करें। आप ये बताएं कि आपकी संपत्ति आपकी डेथ के बाद किस तरीके से आपके वारिसों में बांटी जाएगी, किस तरीके से आपके बच्चों में बांटी जाएगी। तो ये काम आपको अपने जीते जी कर लेना चाहिए। दूसरा है नॉमिनी बनाना। यदि आपका बैंक अकाउंट है और उसमें नॉमिनी नहीं है, तो नॉमिनी को बनाना अनिवार्य है। आप एक ऐसा नॉमिनी बनाइए जो आपके विश्वास पात्र वाला व्यक्ति हो और जिस पर आप विश्वास कर सके, क्योंकि उसके पास ये अधिकार होता है कि वो उस पैसे को लेकर के असली उत्तराधिकारियों में उस पैसे को बांट सके। ये अधिकार नॉमिनी का होता है। तो आप नॉमिनी को यदि निर्धारित नहीं करते हैं, आप नॉमिनी को नियुक्त नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपके बच्चों को सालों तक बैंकों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यदि आप नॉमिनी को नियुक्त नहीं करेंगे तो आपके बच्चे परेशान होते रहेंगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि मरने से पहले अपने बैंक अकाउंट में, अपने एफडी अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में एक नॉमिनी को जोड़ दे, ताकि वो व्यक्ति आपकी डेथ के बाद उस पैसे को निकाल सके और असली वारिसों तक पहुंचा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको कर लेना चाहिए। तीसरा है आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अपने वारिसों को देना। जो आवश्यक दस्तावेज है, जो प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज है, किसी इंश्योरेंस से संबंधित दस्तावेज है, उसकी जानकारी भी अपने बच्चों को देना, अपने वारिसों को देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि उस संपत्ति की जानकारी उन बच्चों को नहीं लग पाती जो आपने अपने जीवन में खरीदी है। तो यदि आप प्रॉपर्टी की जानकारी उनको नहीं देंगे, तो ऐसे भी आप अपने नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं और ऐसे में आपके बच्चों को कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में फिरना पड़ सकता है। तो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनकी जानकारी अपने जीते जी किसी विश्वास वाले व्यक्ति को दे, ताकि आपके असली वारिसों तक वो संपत्ति आपके मरने के बाद पहुंच सके। तो ये दूसरी चेतावनी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को ये बताया कि मरने से पहले कौन कौन से जरूरी कार्य कर लेने चाहिए। तीसरी बात है संपत्ति को बिना कंडीशन डाले देना। आपको ये भी चेतावनी दी गई है कि जब आप संपत्ति को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे बिना कंडीशन डाले ना करें, उसमें एक कानूनी बंधन जोड़े। आज का समय ऐसा है कि बच्चे माता पिता की केयर नहीं करते, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं
उनको घर से बेदखल कर देते हैं। जो घर उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा किया है, उनके बच्चों के द्वारा उसी घर से अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया जाता है, सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यदि आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, तो यदि आप संपत्ति को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन मेंशन करें, एक कानूनी बंधन बनाएं, ताकि आपको सेक्शन 23 जो संपत्ति वापस लेने का है उसका लाभ आपको दिया जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुदेश चिकारा व सिद्धमती देवी के जजमेंट में ये बात बहुत विस्तार से बताई है, बहुत स्पष्ट रूप से बताई है कि यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति बिना कंडीशन डाले अपने बच्चों को संपत्ति दे देता है, बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी कानूनी बंधन के, तो उस व्यक्ति को संपत्ति वापस नहीं मिलती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि यदि आपके बच्चों के द्वारा भविष्य में आपके साथ कुछ घटना की जाए और आप अपनी संपत्ति को वापस ले सके, तो उससे पहले कंडीशनों को मेंशन करना अनिवार्य है। यदि आप इन कानूनी बंधन को मेंशन नहीं करेंगे, इनका जिक्र आप उसमें नहीं करेंगे, आप उसमें नहीं लिखवाएंगे कि देखभाल के अभाव में ये संपत्ति मेरे पास वापस आ जाएगी, तो फिर आप उस संपत्ति का लाभ नहीं ले सकते और सेक्शन 23 का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, जब तक आप जी रहे हैं तब तक आपके बच्चे आपकी देखभाल करें, तो उसे वसीयत के थ्रू अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम करें, ना कि गिफ्ट डीड के थ्रू। यदि आप वसीयत के थ्रू करते हैं तो संपत्ति आपके जीते जी आपके नाम रहती है। यदि आप गिफ्ट डीड कर देते हैं तो संपत्ति बच्चों के नाम चली जाती है, फिर आपके बच्चे आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। यदि आप गिफ्ट डीड भी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेक्शन मेंशन कराएं, सेक्शन 23, कि यदि देखभाल नहीं करेंगे तो संपत्ति मुझे वापस मिल जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे माता पिता की केयर नहीं कर रहे हैं। तो ये चौथी बात थी जिसमें आपने जाना कि बिना कंडीशन के अपने बच्चों को संपत्ति देना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब हम जानेंगे मारपीट या शोषण को झेलना। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात कही है। यदि बच्चे आपके साथ शोषण कर रहे हैं, आपका शोषण किया जा रहा है, आपके साथ मारपीट की जा रही है, आपको ताने मारे जा रहे हैं, दुर्व्यवहार किया जा रहा है और आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी अपने जानकार व्यक्ति को बताएं कि आपके साथ क्या क्या घटना की जा रही है। उस शोषण को झेलना, उस मारपीट को सहन करना आपके लिए घातक सिद्ध होगा और ऐसे में आपका जीवन नर्क बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपके साथ कुछ भी ऐसी घटना की जाए तो उसकी जानकारी प्रशासन को दे। यदि वहाँ से कार्रवाई नहीं की जा रही है तो उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। यदि वहाँ से भी कार्रवाई नहीं की जा रही है तो हेल्पलाइन नंबर मिलाए, हेल्पलाइन नंबर पर जाकर के बात करें। इसी के साथ आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से एसडीएम या डीएम साहब से मिल सकते हैं। यानी कभी भी आपको शोषण या मारपीट को नहीं झेलना है। यदि आप इन चीज़ों को झेलेंगे तो ऐसे में आपका जीवन बेकार हो जाएगा और जब तक आप जिएंगे दुख सहते रहेंगे। बच्चे आपको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देंगे। जब भी आपको लग रहा है कि आपके बच्चे आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपके साथ गाली गलौज की जा रही है, बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इन सभी में आपको आपके अधिकार याद होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से कानून ने प्रावधान किए हैं। यदि आप अपने अधिकारों की जानकारी रखते हैं, आप ये जानते हैं कि कानून में क्या प्रावधान है, क्या अधिकार आपको दिए गए हैं, तो ऐसे में आप कभी भी अपने बच्चों के अत्याचार को नहीं सहेंगे। और यदि आप अत्याचार को नहीं सहेंगे तो आपका जीवन खुशी खुशी बीतेगा। तो यदि आप चाह रहे हैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना, जब तक आप जिए तब तक आप खुश तरीके से जिए, यानी आप खुश होकर के जिए, आप अपने अधिकारों के मर्यादा में रह कर के जिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अधिकारों की जानकारी आपको हो और जो कानूनी प्रावधान है उनकी जानकारी आपको हो। इसी के साथ यदि कोई अत्याचार या शोषण किया जा रहा है तो उसकी शिकायत करने की हिम्मत आपके पास हो, तभी जाकर के आपका जीवन खुशी से बीतेगा। तो ये चौथी बात थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को यही बात कही है कि कभी भी अत्याचार या मारपीट या शोषण को ना झेले। पांचवी और अंतिम बात है रोक टोक अधिक करना। ये बात मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि यदि आप ज़्यादातर आज की नई पीढ़ी ऐसी है कि वो सुनना नहीं पसंद करती। आप यदि ज़्यादा रोक टोक करते हैं तो बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को आपसे नफरत होती है। वो चाहता है कि ये मुझे टोकता रहता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा रोक टोक ना करें। यदि कुछ समझाने वाली बात है, जो आवश्यक बात है, केवल वही बताएं। यदि आप अधिक रोक टोक करते हैं तो फिर बच्चों के मन में आपके लिए बुरा बर्ताव जन्म लेता है और फिर आपके साथ वो मारपीट या दुर्व्यवहार करते हैं, आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इतनी ही रोक टोक करें जितनी आवश्यक हो, और यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसे समझाएं। 1-2 बार समझा करके देखें। यदि वो नहीं मान रहा है तो फिर अलग तरीके अपनाएं, लेकिन रोक टोक करना
आपके लिए सही नहीं है और ऐसे में बच्चों के मन में आपके लिए बुरा बर्ताव जन्म लेता है और आपका जीवन नर्क बन जाता है। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को जाननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी जो वृद्धावस्था है उसको बेहतर तरीके से जिए और खुशी से अपना जीवन यापन करे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से एक बुजुर्ग को अपनी वृद्धावस्था को जीना चाहिए और क्या क्या कार्य उसे नहीं करने चाहिए और उसके कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुंच सके। इसी के साथ यदि आप किसी कानूनी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9457726628 पर व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का। बहुत ही जल्द उसका भी मैं आपको उत्तर दूंगा। आपकी प्रतिक्रिया के लिए मैं आशा करता हूं कि आप इस पर कमेंट्स करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये वीडियो पसंद आया और कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।